नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में पंचायत चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय युद्ध स्तर से जुट गया है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन प्रपत्र उपलब्ध करा दिए हैं। ये मंगलवार को जनपद मुख्यालय पर आ गए। इन्हें राजकीय इंटर कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच रखवा दिया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी BL भार्गव की देखरेख में निर्वाचन प्रपत्रों की गणना के बाद रखवाया गया। यूपी में 12 सीटों पर MLC चुनाव की तारीखों का ऐलान, देखें पूरी कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को विधान परिषद चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 11 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रत्याशी 11 से 18 जनवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच और 21 जनवरी को नाम वापसी होगी। मतदान 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। यूपी में MLC की 12 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 11 जनवरी से नामांकन, 28 जनवरी को होगी वोटिंग। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। 12 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 11 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 18 जनवरी रखी गई है। नामांकनों की जांच 19 जनवरी को होगी। 21 जनवरी तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। इंसाफ की फरियाद, कड़ाके की सर्दी में महिलाओं और बच्चों के साथ अनशन पर बैठे 2 किसान परिवार। यूपी के अयोध्या में प्रशासनिक रवैये से आहत पर एक ही गांव के 2 परिवार अलग अलग मामले में न्याय की पाने की आस में अनशन पर बैठने को मजबूर हो गया। मजे की बात तो यह है, दोनों पीड़ित परिवार के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। इसके बाद अभी तक कोई अधिकारी उनकी सूद लेने नहीं गया। पहला मामला जमीन बंटवारे का है, जिसमें उप अधिकारी के न्यायालय के आदेश पर बंटवारा हो गया। आपसी सहमति न होने पर दूसरे पक्ष पर पिटाई करने का आरोप है। लव जिहाद कानूनों पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, लेकिन सुनवाई के लिए तैयार। खबर है नई दिल्ली से। देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू विवादित लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई की तारीख भी दे दी है। चीफ जस्टिस SA बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह तब ज्यादा अच्छा होता जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से पहले संबंधित हाईकोर्ट में जाते। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 8वीं पास हो सकता अनिवार्य। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य कर सकती है। इसके साथ ही यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। यूपी की योगी सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर उम्मीदवारों को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश सरकार पंचायती राज अधिनियम में एक संशोधन भी ला सकती है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में आयोग घोषित किया जा सकता है। जनवरी में गर्मी से जनता हैरान, पर मौसम विभाग ने चेताया सावधान, ठंड अभी जाएगी नहीं। खबर है लखनऊ से। मौसम का मिजाज में जिस तेजी से बदल रहा है, जनता हैरान रह गई। नए साल की शुरुआत में कड़ाके की ठंड ने जहां लोगों को कपकपा दिया था, ठीक 5 दिन बाद लखनऊ की जनता गर्म कपड़े के बीच माथे से पसीना पोंछ रही थी। पूरा दिन लोग बदले मौसम पर चर्चा कर रहे थे। राजधानी लखनऊ में 5 जनवरी का दिन बीते 12 वर्षों में सबसे अधिक गर्म रहा। जब मौसम विभाग ने इसकी वजह बताई तो पता चला कि मंगलवार को पारा अचानक 6.9 डिग्री बढ़कर 27.8 डिग्री तक जा पहुंचा। माना जा रहा है कि जनवरी के पहले 10 दिन शीतलहर, ठंड और कोहरे के बीच कटेगी और सब कुछ ठीक रहा तो मकर संक्रांति से मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की पूरी, जानिए कहां और किससे पहले लगेगी वैक्सीन। खबर है नोएडा से। सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड PGI समेत 6 केंद्रों में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास 3 चरणों में किया जाना है। वैक्सीन का ड्राई रन सबसे पहले स्टाफ नर्स श्वेता राय पर हुआ। स्टाफ नर्स के प्रथम चरण में ID कार्ड से पहचान, दूसरे में वैक्सीनेशन और तीसरे में पूरी की ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया होती है। ड्राई रन के लिए चाइल्ड PGI में 2 केंद्र बने हैं। प्रत्येक केंद्र 25-25 कर्मचारियों पर पूर्वाभ्यास किया गया है। दरअसल जिले को जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। DM सुहास LY और
CMO डॉक्टर दीपक ओहरी के देखरेख इस ड्राई रन की शुरुआत सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड PGI से की गई। इसके लिए जिले में 300 कर्मचारियों के साथ ड्राई रन किया गया। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से जुड़ेंगे ये दोनों इलाके। 130 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। खबर है नोएडा से। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को सीधा जोड़ने का प्लान तैयार हो गया। इसके लिए यमुना एक प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, जिसमें एयरपोर्ट और जिले के दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए लाखों लोग सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक कनेक्ट हो सकेंगे और सामान पहुंचाने में सहूलियत हो सकेगी। जानकारी के अनुसार प्राधिकरण द्वारा 130 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मोती चौक, गोल्ड सिटी, गोल चक्कर सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। सीएम योगी का सख्त निर्देश, कोई कितना भी प्रभावशाली हो, क्रम के अनुसार ही लगेगा टीका। खबर है लखनऊ से। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना का ड्राई रन जारी है और जल्द ही यह आम जनता को भी उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भी प्रदेश के सभी जिलों में डीएम और पुलिस कप्तान संग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता की और सख्त निर्देश दिए कि टीकाकरण में केंद्र द्वारा तय प्राथमिकता का पालन हो। कोई कितना भी महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, तय क्रम के अनुसार ही उनका टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिकता के अनुसार सबसे पहले 3 दिन के भीतर 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड टीकाकरण होगा। BSNL के इस प्लान से ग्राहकों को मिलेगा बड़ा लाभ। अब हर महीने रिचार्ज का झंझट खत्म। खबर है कानपुर से। अपने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए BSNL इस बार ऐसी स्कीम लेकर आया जिससे उपभोक्ताओं को हर माह रिचार्ज के झंझट से मुक्ति मिलेगी, साथ ही स्कीम का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। BSNL सेवा प्रदाता के मुताबिक प्राइवेट टेलीकॉम को टक्कर देने वाली यह स्कीम ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है और लोग जमकर लाभ उठा रहे हैं। स्कीम के तहत अब BSNL ग्राहकों को 365 रुपए का रिचार्ज कराने पर 2 महीने की कॉलिंग फ्री मिलेगी। साथ ही प्रत्येक महीने इनकमिंग और आउटगोइंग सेवा के लिए रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। ग्राहकों को सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक इंटरनेट पैक एवं कॉलिंग के लिए रुपए डालने पड़ेंगे। यूपी में सस्ता हुआ आलू और प्याज, लोगों को मिली राहत। जाने क्या टमाटर का भाव। खबर है जालौन से। उत्तर प्रदेश के सर्दी के मौसम में आलू और प्याज की कीमत बहुत सस्ती हो गई है। प्रदेश में कुछ दिनों पहले आलू की कीमत 60 रुपये प्रति किलो और प्याज की कीमत 50 रुपये किलो थी, जो कि अब घटकर प्रदेश के कई हिस्सों में आलू की कीमत 15 रुपये हो गई और प्याज की कीमत 20 रुपये किलो हो गई है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिल गई है। आलू और प्याज के दाम कम होने से लोगों को पैसों में काफी बचत होने लगी है। यूपी के जालौन जिले के एक सब्जी विक्रेता का कहना है कि आलू 50 रुपए प्रति किलो और प्याज 20 रुपए प्रति किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, बैंगन 20 रुपए प्रति किलो, मेथी 30 रुपए प्रति किलो, गाजर 20 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। इसके साथ ही हरी मटर 30 रुपए प्रति किलो की कीमत पर मिल रही। पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादले पर लगाई रोक। खबर है लखनऊ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए तबादले आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल SI और हेड कांस्टेबल के कोरोना काल में हुए तबादले को गलत मानते हुए उसके स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। दरअसल वर्ष 2019 में किए गए स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन में अक्टूबर और नवंबर 2020 कोरोना महामारी के दौरान सभी संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा कार्य मुक्त किए जाने का आदेश था। कार्य मुक्त का आदेश याचिकाओं की सेवाओं के अनुरूप मानकर पुलिसकर्मियों ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल कर तबादला आदेश और कार्य मुक्ति की जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि कोर्ट का कहना है कि इस पुलिसकर्मियों का तबादला उसकी सेवाओं को देखते हुए कानून के तहत नियम अनुसार किया जा सकता है। सिगरेट पीने की अब न्यूनतम उम्र होगी 21, फुटकर बिक्री पर लगेगी रोक। खबर है लखनऊ से। केंद्र सरकार सिगरेट पीने की उम्र बढ़ाने को लेकर एक बिल लाने की तैयारी में है। यदि ऐसा हुआ तो अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसे अमल में लाया जाएगा। एक नियम के अनुसार सिगरेट पीने की उम्र 18 साल से बढ़कर 21 साल कर दी जाएगी। इसका पालन न करने पर बड़ा जुर्माना लगेगा। तंबाकू से जुड़े और भी नए नियम लागू होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने के जुर्माने पर भी बड़ा इजाफा होगा। केंद्र सरकार सिगरेट तंबाकू को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रही है। यूपी के किसानों की ऐसे होगी दोगुनी आय।
सीएम योगी का खास प्लान। खबर है लखनऊ से। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन शुरू हो चुका है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का यह अभियान 6 जनवरी से 21 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के 825 विकास खंडों चलाया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करते हुए किसानों को बधाई दी। कहा कि केंद्र सरकार के मंशा अनुरूप यूपी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बीजेपी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा कि किसान हित में ईमानदारी पूर्वक लागू की गई योजनाओं का परिणाम है कि सोयल हेल्थ कार्ड और सोयल लैबोरेटरी की सुविधा सभी जनपदों के प्रत्येक विकास खंड पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसल के मुआवजे का लाभ कोई भी किसान ले सकता है। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति पर सरकार ने जवाब तलब। यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। खबर है लखनऊ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। महाअधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को 20 जनवरी को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाबी हेल्पनामा मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की PIL पर दिया। इसमें ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसमें प्रशासकों की तैनाती को संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कहा गया है। इस तारीख को यूपी TET परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। शामिल होंगे 10 लाख अभ्यर्थी। तैयारी पूरी। खबर है लखनऊ से। यूपी TET एग्जाम साल 2020 की उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 7 मार्च को कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की ओर से TET का संशोधित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया। पहले यूपी टेट की परीक्षा फरवरी के आखिरी में कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन से अनुमति मिलने में देर होने से अब 7 मार्च की तारीख प्रस्तावित की गई है। सूत्रों के मुताबिक 7 मार्च को परीक्षा कराने के लिए 10 से 15 दिनों में अनुमति मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पंचायत चुनाव के बाद यूपी TET की परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। छात्रवृत्ति घोटाला। इन 62 ITI कॉलेज और स्कूल पर दर्ज हुआ मुकदमा। खबर है मथुरा से। जिले में 184 प्राइवेट और 4 सरकारी ITI संस्थान है। सीजन 2015-2016 से 2019-2020 तक 100 से अधिक ITI संस्थानों पर छात्रवृत्ति का घोटाला करने के आरोप लगे। शासन स्तर पर गठित समिति ने इस मामले की जांच की, सभी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। उधर समिति ने जिला प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जा रही है। करीब 62 ITI कॉलेज और स्कूल है जो कि छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल है। मुख्य विकास अधिकारी नितिन गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के समाज कल्याण अधिकारी को 23 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में निलंबित किया गया है। आम जनता तक कोरोना वैक्सीन जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक नहीं खुलेंगे स्कूल। खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि राजधानी में दोबारा से स्कूलों को जल्दी कैसे खोला जाए। उन्होंने एक सम्मेलन में कहा कि इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि दिल्ली में फिर से स्कूलों को कैसे खोला जा सकता है, खासकर बोर्ड परीक्षाओं के लिए, क्योंकि परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है। सिसोदिया के अनुसार स्कूलों को फिर से खोलने की हमारी भविष्य की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन कब तक पहुंचेगी। पहले अग्रिम कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के बाद कोविड-19 टीका आम लोगों के लिए जल्दी उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ बीते साल मार्च से ही कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद हो गया था। कोरोना काल में 15 लाख लोगों ने अपनाई अटल पेंशन स्कीम। 210 रुपए के बदले मिल रहे 60,000। खबर है नई दिल्ली से। मोदी सरकार द्वारा साल 2015 में लॉन्च किया गया अटल पेंशन योजना को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 9 महीने में इस सरकारी स्कीम से 15 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। ये सभी लोग बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए जुड़े हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 52 लाख से अधिक लोग इस पेंशन योजना के साथ जुड़े हैं। वहीं अब तक 2.75 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। दरअसल साल 2015 में मोदी सरकार अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी।
30 रुपए तक हो सकते हैं चिकन के दाम, जानिए इसकी सबसे बड़ी वजह। खबर है नई दिल्ली से। देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। वहीं अब तक एक और खतरनाक बीमारी का आगाज हो गया। बर्ड फ्लू की शुरुआत पक्षियों से होती है। बर्ड फ्लू चिकन से तेजी से फैलता है। दिल्ली के गाजीपुर स्थित एक बहुत बड़ी मुर्गा मंडी है, जहां के दुकानदार अब चिंतित नजर आ रहे हैं। गाजीपुर स्थित मुर्गा मंडी में हर दिन लाखों रुपए का व्यापार होता। मुर्गा मंडी में करीब 88 दुकानें जहां मुर्गा का व्यापार होता और रोजाना करीब 100 ट्रक माल आता। हालांकि बर्ड फ्लू के फैलने से दुकानदार बेहद परेशान हैं। ऐसा नहीं किया तो 8 फरवरी तक बंद हो जाएगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट। खबर है नई दिल्ली से। करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप की ओर से एक नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें उन्हें सेवा की शर्तों और गोपनीय नीति में बदलाव को स्वीकार करने के लिए कहा गया। 8 फरवरी तक ऐसा न करने पर उपयोगकर्ताओं के खाते को हटा दिया जाएगा। ऐप नोटिफिकेशन के बहुत अधिक विवरण नहीं मिले, लेकिन लिंक पर क्लिक करने पर यह बताया गया कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की जानकारी को मूल कंपनी फेसबुक के साथ आगे बढ़ाने और प्रोसेस करने को लेकर बदलाव किए गए हैं। कृषि मंत्री तोमर ने विवाद के समाधान की उम्मीद जताई। खबर है नई दिल्ली से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को उम्मीद जताई है कि किसान संगठनों से शुक्रवार को होने वाली वार्ता के विवाद का समाधान निकल जाएगा। तोमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आंदोलनकारी किसान संघ भी किसानों की बेहतरी के सोचेंगे और समाधान के लिए खास भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है, करीब 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर सैकड़ों किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हुए। सरकार के साथ उनकी अब तक 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। इसमें किसान संगठनों की आधी मांगे मान ली गई हैं। 62 वर्ष के हुए कपिल देव, सचिन और विराट सहित खिलाड़ियों ने ऐसे दी बधाई। खबर है नई दिल्ली से। वर्ष 1983 विश्व कप विजेता टीम के पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव बुधवार को 62 वर्ष के हो गया। उनके जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है। सचिन ने ट्विटर पर लिखा, जन्मदिन मुबारक हो कपिल, पूरे वर्ष आपका जीवन खुशियों और स्वास्थ्य से भरपूर हो। सिडनी टेस्ट में खेलेंगे प्रोटोकॉल विवाद में फंसे 4 खिलाड़ी। रोहित और गिल करेंगे ओपनिंग। सैनी का डेब्यू मैच। खबर है नई दिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में आज गुरुवार को खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रोटोकॉल विवाद में फंसे 5 में से 4 भारतीय खिलाड़ियों को टीम इंडिया में शामिल किया गया। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण करेंगे। सैनी को चोटिल उमेश यादव के स्थान पर टीम में लाया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।